Good morning to all of you. Today we are starting our chapter number 14, that is the biomolecule. जैसे कि आपको ऑलरेडी पता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, कौन से होते हैं बायोमोलिक्यूल? जो हमारी बॉडी में बायोकेमिकल प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं, और एक्चुअली में वो होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, लेकिन जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। अगर हम इसके डेफिनेशन पे आते हैं तो बायोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं? दीज आर द कॉम्प्लेक्स लाइफलेस मॉलिक्यूल which builds up the living organism and are required for their growth, maintenance and ability to produce. These form the basis of life. तो इनका काम क्या है? जो बायोमोलिक्यूल हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या करते हैं? सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म है उसको बिल्ड करते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं, उसकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, और उसकी जो एबिलिटी है प्रोड्यूस होने की, रिप्रोड्यूस होने की, उसमें भी हेल्प करते हैं। तो दीज आर द बायोमोलिक्यूल्स एंड दीज आर द लाइफलेस मॉलिक्यूल। जैसे कि बताया था कि आपको कैसे होंगे, नॉन लिविंग होते हैं। दीज फॉर्म द बेसिस ऑफ लाइफ, तो इनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। और इनके अगर हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, एमिनो एसिड, फैट एटसेट्रा, ऑल दीज आर कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स। एंड द स्टडी ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ द बायोकेमिस्ट्री। जो बायोकेमिस्ट्री है वो स्टडी होती है किसकी? बायोमोलिक्यूल्स की। सबसे पहले अगर हम बायोमोलिक्यूल्स में फर्स्ट हमने बताया कार्बोहाइड्रेट। पहले इस चैप्टर में जो पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन इसमें से मैक्सिमम पोर्शन कट हो चुका है। उसमें से सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी जो काफ़ी पोर्शन कट हो चुका है, उसमें से सिर्फ आपका मोनोसेक्राइड्स का पोर्शन आएगा। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात करें, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन है, प्रोटीन, और उसके बाद आपका इसमें न्यूक्लिक एसिड है। ये वाला जो न्यूक्लिक एसिड है ये है, और इसमें से जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें से भी ओनली डीएनए और आरएनए है। और इसमें अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स में भी मैक्सिमम जो पोर्शन है, अगर हम मान के चलें तो जो इसमें लिमिटेड पोर्शन ही डाला हुआ है, मैक्सिमम पोर्शन तो जो आपका कट हो चुका है। इसमें ध्यान से करेंगे, जो जो रिक्वायर्ड है उसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। तो फर्स्ट हमारा रहेगा कार्बोहाइड्रेट। अगर हम कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट की दो डेफिनेशन है, वन इज द ओल्ड डेफिनेशन एंड अदर वन इज द न्यू डेफिनेशन। तो ओल्ड डेफिनेशन के फेल होने के रीजन आपको समझने हैं। कई बार पूछ लेता है कि व्हाई वी यूज द न्यू डेफिनेशन, और जो आपकी ओल्ड डेफिनेशन उसको हमने अबंडन क्यों कर दिया, खत्म क्यों कर दिया, उसका यूज क्यों नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हम मान के चलें तो ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं, दीज आर द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द कार्बन। तो जो कार्बन अगर उसको हम हाइड्रेटेड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो दीज आर द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी हाइड्रेटेड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला CxH2OY। तो यहाँ X और Y जो है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। अगर हम मान के चलते हैं, सबसे पहले हम लेते हैं जो कार्बोहाइड्रेट हैं एक्चुअल में, जिनको आप जानते हैं, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ऑल दीज आर द कार्बोहाइड्रेट। अगर हम ग्लूकोज का फार्मूला आपसे पूछे तो ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ये सभी को पता है, C6H12O6। अगर मैं यहाँ पर इसको इस फार्मूले में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो हम क्या लिखेंगे? C6, और ये H2O को हम क्या कर सकते हैं? 6 टाइम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस फार्मूला। तो कार्बोहाइड्रेट का मतलब जो ग्लूकोज है वो इस कार्बोहाइड्रेट के फार्मूले में फिट हो जाता है। अगर हम सुक्रोज की बात करें, जिसको हम क्या बोलते हैं? शुगर केन से जो शुगर मिलती है उसका फार्मूला क्या होता है? सुक्रोज, C12H22O11। अगर हम C12H22O11 को इसमें पुट करते हैं तो कार्बन आएंगे 12 और H2O आएगा 11। तो इसका मतलब इजीली फिट हो रहा है जो हमने बताया था। दैट मीन्स हमें लग रहा है कि दीज आर द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ द कार्बन। लेकिन इसकी जो लिमिटेशन है, ये डेफिनेशन कुछ लिमिटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं उन पर ही अप्लाई होती है, सभी पे अप्लाई क्यों नहीं होती है? अगर हम यहाँ पर देखें तो CH3COOH विच इज द एसिटिक एसिड, बट दिस कैन बी इजिली फिट इनटू दिस फार्मूला। अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, कार्बन काउंट करें तो कार्बन कितने हो गए? 2, और यहाँ पर देखें हाइड्रोजन कितने हैं? 4, और ऑक्सीजन कितने हैं? 2। तो दैट मीन्स H2O ट्वाइस। तो वी कैन रिप्रेजेंट CH3COOH इन दिस फार्मूला, but that is actually not a carbohydrate but can be easily fit into this formula। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है वो तो फार्मूला में फिट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक कार्बोहाइड्रेट है लेकिन वो इस फार्मूला में फिट नहीं होता है। दैट इज द
C6H12O5 और इसका जो नेम है वो है रैमनोज। जो रैमनोज है इसका फार्मूला है C6H12O5 विच इज ए कार्बोहाइड्रेट बट कैन नॉट फिट इन टू दिस डेफिनेशन। जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग दिस इज नॉट हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ कार्बन, तो दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस ओल्ड डेफिनेशन, दैट्स व्हाई वी यूज न्यू डेफिनेशन। अब जो नई डेफिनेशन बनी है उसमें जो डेफिनेशन आई है उसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनको आप पहले समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहले न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दीज आर द ऑप्टिकली एक्टिव। सबसे पहले ये ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस कौन से होते हैं। ऑप्टिकल एक्टिविटी जब आप ऑर्गेनिक करेंगे तब आपको क्लियर होगा। अभी हम जो बता रहे हैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है, ध्यान से समझेंगे सभी। अगर हम मान के चलते एक लाइट को लेते हैं तो जो लाइट है वो हर एक डायरेक्शन में जाती है, जैसे इधर भी किसी भी डायरेक्शन में, तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो हर एक डायरेक्शन में इजीली मूव कर सकती है। और अगर हम मान के चलते हैं इसको नाइकोल प्रिज्म होता है, एक प्रिज्म लेते हैं नाइकोल प्रिज्म, नाइकोल प्रिज्म में से अगर इसको पास करते हैं तो जो लाइट होती है वो एक प्लेन में रह जाती है, ऐसे सिंगल प्लेन में आएगी। कहने मतलब एक प्लेन को तो पास होने देगी, बाकी किसी को पास नहीं होने देगी, और इस लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कौन सी लाइट? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में से पास करते हैं, किसी भी सॉल्यूशन में से अगर पास करते हैं, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई, आगे हमने एक सॉल्यूशन रख दिया उसमें से पास किया। अगर ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करें, जैसे ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, हमारी ये वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट थी और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, इसके अंदर हमने सॉल्यूशन में डाला। उसके बाद ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट जानी ऐसी चाहिए थी लेकिन ये ऐसे हो गई, तो किस तरफ रोटेट हुई? राइट की तरफ। तो जो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो सॉल्यूशन राइट में रोटेट करेगा तो वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर मान के चलते हैं प्लेन पोलराइज्ड ऐसे की बजाय ऐसे रोटेट हो जाए तो किधर हुई? लेफ्ट की तरफ। तो जो लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा उसको बोलेंगे लेवो रोटेटरी। तो जो सॉल्यूशन क्या करेगा, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट या राइट में रोटेट करेगा तो वो तो होगा ऑप्टिकली एक्टिव। इसका मतलब ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहा है या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। लेकिन अगर हम मान के चलते हैं कि इस सॉल्यूशन में से पास किया और कुछ भी नहीं हुआ, सीधी की सीधी पास हो गई, तो सच ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो वो ऑप्टिकल रोटेशन नहीं दिखा रहा, ना लेफ्ट में ना राइट में। तो लेफ्ट वाला क्या होता है? लेवो रोटेटरी, और राइट वाला क्या होता है? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आगे हम जब इसमें डायग्राम बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसमें इस टर्म को यूज करेंगे। और डेक्स्ट्रो को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से और लेवो को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एल से, या फिर साइन यूज करते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव फॉर डेक्स्ट्रो एंड नेगेटिव फॉर लेवो। तो इसका मतलब आपको ये चीज क्लियर हो गई कि ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या है। दैट मीन्स जो हम बताने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट वो क्या होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। उसमें से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करेंगे तो वो उसको रोटेट करेंगे लेफ्ट या राइट में। और सेकंड पॉइंट पर आते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो इसका मतलब पॉली का मतलब मैनी, इसके अंदर बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे और इसके साथ साथ या तो एल्डिहाइड होगा और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर कीटोन ग्रुप होगा। और द कंपाउंड विच प्रोड्यूसेस सच कंपाउंड, या ऐसे कंपाउंड होंगे जो इन कंपाउंड को प्रोड्यूस करेंगे। कब? जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। दिस इज द न्यू डेफिनेशन। अब ये डेफिनेशन कैसे आई, यहाँ तक कैसे पहुंचे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में आप सब कुछ जानेंगे और वहाँ तक हम जो बातें बताएंगे उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें भी अगर हम देखें तो दो तरह की क्लासिफिकेशन है। पहले ओल्ड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ओल्ड क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज द शुगर एंड अदर वन इज द नॉन शुगर। जैसे कि नाम से पता चलता है, शुगर मीन्स विच आर स्वीट इन टेस्ट और नॉन शुगर मीन्स विच आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। तो सबसे पहले शुगर कौन सी होती है? दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस। ये फर्स्ट चैप्टर में होता है क्रिस्टलाइन और अमरफस, जो आपने ऑलरेडी 11th में भी किया था। तो दीज आर द क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस विच आर स्वीट इन टेस्ट एंड वाटर सॉल्युबल। और इनकी जो वाटर में सॉल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है, इजिली वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, केन शुगर एटसेट्रा। लेकिन जो नॉन शुगर होते हैं, दीज आर द टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है और इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। और सेकंड अगर हम बात करें तो ये अमरफस होते हैं।
अमरफस का मतलब जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होता है, और क्रिस्टलाइन में क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, सेलुलोज, ऑल दीज बिलोंग्स टू दी नॉन शुगर। ये क्या होते हैं, नॉन शुगर होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता है, टेस्टलेस होते हैं। Nowadays, carbohydrates are classified systematically into the three principal classes. One is the monosaccharide, other one is the oligosaccharide, and next one is the polysaccharide. अब ये क्या होते हैं, इनको ध्यान से समझेंगे। मोनोसैक्राइड, अब सैक्राइड वर्ड कहाँ से आया, सैक्राइड वर्ड जो आया वो शुगर से आया। तो इसमें अगर हम देखें तो जो शुगर जिसमें एक ही सिंगल यूनिट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैक्राइड। और जिसमें अगर 2 से लेकर 10 तक यूनिट होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ओलिगोसैक्राइड। और जिसमें 10 से ज़्यादा होंगी तो उसको क्या बोलेंगे, पॉलीसैक्राइड। तो दीज आर द डेफिनेशंस। अब इसको आगे क्लियर करते हैं, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। एंड नेक्स्ट वन इज द मोनोसैक्राइड। जैसे कि आपको बताया था मोनोसैक्राइड कौन से होते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस होने पर क्या करें, सिंगल यूनिट में ही रहें, दैट मीन्स दीज आर नॉट हाइड्रोलाइज। दीज आर द सिंपल कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज इनटू सिंपलर कंपाउंड, क्योंकि वो ऑलरेडी सिंपल हैं, एक ही यूनिट होती है जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती है। देयरफॉर दीज रिप्रेजेंट द सिंपलर कार्बोहाइड्रेट यूनिट। अबाउट 20 मोनोसैक्राइड अकर्स नेचुरली। अगर हम नेचर में चेक करें तो 20 मोनोसैक्राइड्स आर देयर, लाइक राइबोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, जैसे राइबोज का फार्मूला C5H10O5। याद होगा जब ये हम आपसे पूछे डीएनए और आरएनए में कौन सी शुगर होती है तो उसमें राइबोज शुगर होती है, जो आपको आगे नोट डाउन करनी है। इसके अलावा भी रैमनोज बताया था, क्या फार्मूला था, C6H10O5। इसका कितना है, C5H10O5। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं ओलिगोसैक्राइड। ओलिगो मींस मैंने बताया था 2 से लेकर 10 तक। तो ओलिगोसैक्राइड्स दीज आर द कार्बोहाइड्रेट विच गिव्स 2 to 10 मोनोसैक्राइड यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। दीज फर्दर क्लासिफाइड एज डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड, पेंटासैक्राइड एंड सो ऑन। तो जितनी वो यूनिट रिलीज करेगा उसके बेसिस पर हम इसको फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। डाइसैक्राइड कौन से होंगे, जो 2 यूनिट रिलीज करें, और ट्राइसैक्राइड कौन से होंगे, जो 3 यूनिट रिलीज करें। ठीक है, तो डाइसैक्राइड, ट्राइसैक्राइड, टेट्रासैक्राइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। डाइसैक्राइड मींस विच रिलीजेस 2 यूनिट एंड एग्जांपल्स आर सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। अगर हम ट्राइसैक्राइड की बात करें तो रेफिनोज जो है C18H32O16। ऐसे पॉलीसैक्राइड कौन से होते हैं, पॉलीसैक्राइड यूनिट्स आर दोज विच रिलीजेस ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस, लाइक सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ये जो हमने यहाँ पर मेंशन किया ग्लूकोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये क्या है, हमारे पॉलीसैक्राइड है। मोनोसैक्राइड को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रुप विच इज एल्डिहाइड और कीटोन। अगर किसी में मोनोसैक्राइड में जो ग्रुप है वो एल्डिहाइड है तो उस मोनोसैक्राइड को एल्डोसस कहेंगे, और अगर कीटोन है तो कीटोसिस कहेंगे। दैट मींस द मोनोसैक्राइड कंटेनिंग द एल्डिहाइड ग्रुप इज नोन एज एल्डोसस एंड द मोनोसैक्राइड कंटेनिंग द कीटोन ग्रुप इज कॉल्ड कीटोसस। नोट डाउन करेंगे इसको। नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं तो दे आर द फर्दर क्लासिफाइड इनटू, अगर हम बात करें कितनी यूनिट्स हैं, अगर 3 यूनिट है तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रायोसेस। अगर 4 यूनिट है टेट्रोसेस, 5 है तो पेंटोसेस, 6 है तो हेक्सोसेस, हेप्टोसेस, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर हम कार्बन एटम को चेक करते हैं कि कितने कार्बन है तो कार्बन के बेसिस पर भी हम इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे, एल्डोसेस। अगर कीटोन ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, कीटोसेस। तो अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप में अगर कहीं 3 कार्बन की चेन है, जैसे अल्डो और ट्रायोसस, तो 3 के लिए ट्रायो, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा और 7 के लिए हेप्टा होता है, तो उसी के बेसिस पर हम इसको क्या कर सकते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं। एल्डो से पता चलेगा एल्डिहाइड ग्रुप है, ट्राई से पता चलेगा क्या इसके अंदर 3 कार्बन की चेन है, और ये आपको बताएगा इसके अंदर जो एल्डिहाइड और 3 कार्बन की चेन है, जैसे C3H6O3, तो दिस इज कॉल्ड, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डोट्रायोसस। अगर 4 कार्बन की चेन है तो एल्डोटेट्रोसस, एल्डोपेंटोसस, एल्डोहेक्सोसस, एल्डोहेप्टोसस। अगर कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है इंस्टेड ऑफ एल्डिहाइड, इफ देयर इज कीटोन ग्रुप, आपको जैसे बताया था दोनों का फार्मूला दिखने में सेम है, लेकिन इनमें जो ग्रुप है, जो एल्डिहाइड है वो फर्स्ट कार्बन पे आता है और कीटोन मिनिमम सेकंड पोजीशन आएगी। कीटो ट्रायोसस का मतलब कि जो ग्रुप है हमारा उसमें 3 कार्बन है और जो ग्रुप लगा हुआ मेन ग्रुप कौन सा है, कीटोन है। तो कीटो ट्रायोसस, कीटो टेट्रोसस, कीटो पेंटोसस, कीटो हेक्सोसस और कीटो हेप्टोसस। तो ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इनको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, वेदर द गिवन मोनोसैक्राइड यूनिट
और जो पॉलीसैकेराइड यूनिट है उसमें चेक करें तो कौन सी यूनिट प्रेजेंट है, एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन है, तो उसको हम इन बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। दूसरा नंबर ऑफ कार्बन के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है इन टेक्स्ट एक्सरसाइज उनको आपने ट्राई करना है।